हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम साइंस, टेक और डिफेंस सेक्शन की पूरी न्यूज़ कवर करेंगे जो कि सितंबर मंथ से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स। ओके, मंथली करंट अफेयर्स जो भी पूरे महीने की खबर होती है उसको हम 5 to 6 सेगमेंट्स के अंदर कवर करते हैं ताकि पूरा डिटेल डिस्कशन हो सके और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जा सके। सेगमेंट वाइज इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनाइज्ड एक जैसी न्यूज़ एक साथ आप पढ़ो, ताकि दिमाग में लंबे समय तक रुकेगी, एग्जाम में आप वापस से रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी चीज़ को पढ़ा जाएगा उतना बेटर रहेगा। न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ जम्बल्ड अप होती है, तो हम यहाँ आपकी हेल्प क्या करते हैं, स्टेट न्यूज़ सारी एक साथ लगा दी, नेशनल सारी एक साथ लगा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सारी एक साथ कर दी, डिफेंस की न्यूज़ एक साथ कर दी, इसरो नासा की न्यूज़ एक साथ कर दी। सो इस तरह से हम पढ़ते हैं ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को याद रखना। ठीक है, अब ये जो 5 to 6 सेगमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला जो वीडियो है ये 5th सेगमेंट है। इसके बाद हमको स्टेट न्यूज़ और पढ़नी है और फाइनेंस और बैंकिंग वाला न्यूज़ का सेक्शन होता है, वो कवर करना है। इन 5 to 6 पार्ट्स का एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है, यानी पूरे महीने का एक मंथली मैगजीन बोलिए या A4 फॉर्मेट में पीडीएफ बोलिए, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, हम प्रिंट को रेकमेंड नहीं करते हैं, वाई टू वेस्ट पेपर। एनीवेज, वो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, आप वहाँ जाकर के करंट अफेयर 2023 फोल्डर में देखेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप बाय करते हैं बहुत ध्यान से देख करके बाय कीजिएगा, हिंदी वाले के आगे हिंदी मेंशन होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सेगमेंट की तरफ, विच इज योर क्वेश्चन। सो आज हम जो भी पढ़ेंगे साइंस टेक से जुड़ी हुई खबर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आप डेली वीकली से ये चैनल से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, नहीं भी कर पा रहे डो नॉट वरी, आज के वीडियो में हम इसका आंसर जानने वाले हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट इनटू स्पेस, यानी हाल ही में किस देश ने नूर 3 इमेजिंग उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नूर 3 ये नूर सीरीज है सैटेलाइट की, 1 और 2 पहले हो गए लॉन्च, अब 3rd हुआ है। कौन सा देश है जिसने इसको लॉन्च किया है पूछा जा रहा है, यूएई, ईरान, इराक या सऊदी अरेबिया। आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। राइट आंसर को मिलता है एक हार्ट परचम की तरफ से। ऑल राइट, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन साइंस टेक के साथ में, और उससे पहले 1-2 इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो बच्चे पीडीएफ लेकर के पढ़ना प्रेफर करते हैं, यानी आप मल्टीपल टाइम्स पीडीएफ बाय करते हो, तो इट इज़ बेटर कि आप या तो 2023 करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए, अगर सिर्फ सीए के पीडीएफ्स आप लेते हो, या फिर अगर आप जो भी कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है उन सबके पीडीएफ प्रेफर करो तो आप पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर जाइए। ये दोनों आपको परचम ऐप पे मिलेंगे, इससे आपका समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, बिकॉज ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है। कूपन्स भी अवेलेबल होते हैं, यू कैन आस्क द टीम फॉर सपोर्ट। नाउ सवाल एक ऐसा बुकलेट है या पीडीएफ है, ई बुकलेट है या पीडीएफ है, जिसमें आपको एक पूरे क्वार्टर के यानी 3 महीनों के 300 से भी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिलता है और साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। तो आप क्वेश्चन की मदद से अगर अपनी तैयारी करना चाहते हो, या फिर आपने पूरा करंट अफेयर तैयार कर लिया, फटाफट क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस या अपना टेस्ट लेना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टूल है। जो इंडिविजुअल पीडीएफ है, Q3 का पीडीएफ रिलीज हो चुका है, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा parchamclasses.in, और इसका एक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो कि कहाँ से मिलेगा आपको, परचम ऐप से। सारे कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन परचम ऐप पे हैं, जिसमें आपको सारे क्वार्टर के पीडीएफ मिलते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। सो एक ये लास्ट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट, क्वेरी, कंसर्न्स होते हैं तो ऑफकोर्स आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो parchamclasses06@gmail.com, नहीं तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है आपकी मदद के लिए। बिटवीन 10 AM to 6 PM आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। 9929507407 ये परचम का हेल्पलाइन नंबर है। परचम से जुड़ी हुई कोई भी ऑफरिंग, या आपने कुछ खरीदा, मिला नहीं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कौन सा लेना है, नहीं लेना है, सब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक एग्जाम गाइडेंस सेल भी हमने आपके लिए ओपन कर रखा है, लेकिन इस पे कॉलिंग टाइम बहुत लिमिटेड है, 2 to 4 PM के बीच पे ही इस पे कॉल कीजिएगा, बिकॉज जो मेंटोर है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आपके कॉल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप भी आप इस पे कर सकते हो। यहाँ आप क्या पूछ सकते हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम की, और आपको गाइडेंस चाहिए, या कौन सी अभी सेंट्रल वैकेंसीज निकली हुई है आपको नहीं पता, या 12th किया है, अब मैं क्या क्या एग्जाम दे सकता हूँ, या मैंने BCom किया है, कौन सा एग्जाम दूँ, ओके, इस तरह से, या फिर मैं कौन सी बुक्स रेफर करूँ, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस एग्जाम गाइडेंस सेल एंड द मेंटोर विल बी हेल्पिंग यू। राइट, तो चलिए अब आप जाइए जल्दी से। 8-9 सेकंड्स का एक टीजर है जिसमें आपको सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन का फटाफट से आइडिया मिल जाएगा, वो देखिए और लौट के आइए, क्योंकि हम शुरू करेंगे हमारे साइंस टेक में आदित्य L1 के लॉन्च की न्यूज़ के साथ में। ऑलराइट, सो वेलकम बैक।
पहली न्यूज ये है कि आदित्य L1 जो कि इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी सोलर यानी सन से रिलेटेड, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए उसके एटमॉस्फेयर को, इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी न्यूज से रिलेटेड बातें। इंडिया आदित्य L1 हमारा पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया 2 सितंबर को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। अब ये 125 डेज तक जर्नी करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ तक ये जर्नी करेगा, और उसके बाद ये सन की स्टडी अपनी शुरू करेगा। 4 मंथ की जर्नी करने के बाद ये लैग्रेंज 1 पॉइंट पे पहुंचेगा। ये ऐसा पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में जहां दोनों बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नलिफाई हो जाता है, यानी वो बिना ज्यादा फ्यूल वेस्ट किए ये जो सैटेलाइट या उपग्रह है वो अपनी जगह पे घूम सकता है या बना रह सकता है। ओके, अब इसको लॉन्च कौन से PSLV या लॉन्च व्हीकल पे किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। PSLV C57 रॉकेट के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सन के एटमॉस्फेयर की डिटेल स्टडी करना, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना। उसके अलावा जो सोलर विंड्स होती हैं और जो सोलर फिनोमिनन होते हैं, जैसे कि सोलर फ्लेयर हो गया, ओके, उसके अलावा सोलर वेदर डायनेमिक्स, जो फ्लेयर्स निकलते हैं एकदम से, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हीट वेव्स, थर्मल वेव्स, रेडिएशंस निकलती हैं, उन सबकी स्टडी करना। सो बेसिकली एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सोलर फिनोमिनन वर्क कैसे करता है। ओके, और इसमें 7 डिफरेंट पेलोड्स भेजे गए हैं जो अलग अलग लेयर्स जो होती हैं सन की उनको स्टडी करने में हेल्प करेंगे, जिसमें कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, आउटरमोस्ट कोरोना शामिल है। ठीक है, अब इसको किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, राइट। तो अब इसरो से रिलेटेड कुछ की स्टैटिक पॉइंट्स देख लीजिए, बिकॉज करंट के साथ साथ स्टैटिक पढ़ते चलना होता है एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसरो का फाउंडेशन या इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। ये हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है, यहाँ से रॉकेट्स बनते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। उसके पीछे की मेन बॉडी है हमारी सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से जितने भी स्पेस रॉकेट्स हैं उनका लॉन्च किया जाता है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और S सोमनाथ इसके करंट चेयरमैन है। ऑलराइट, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जापान लॉन्चेस मून स्नाइपर मिशन। मून स्नाइपर मिशन कौन से देश से जुड़ा हुआ है पूछा जाए तो जापान से जुड़ा हुआ है, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है मून लैंडिंग पे तो जापान 5th नेशन बन जाएगा जो कि सक्सेसफुली मून पे लैंड होगा। ओके, सो जापान ने एक तो मून स्नाइपर लॉन्च किया है, और ल्यूनर लैंडर मिशन स्लिम, ल्यूनर लैंडर जो कि लैंड करेगा उसका नाम स्लिम है, वो भी हम देखेंगे, वो भी लॉन्च किया है। और ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के स्पेसक्राफ्ट जो कि उतारा गया है स्पेस के अंदर, मतलब भेजा गया है, जो कि किस नाम से है? मून स्नाइपर नाम से। और वो कौन से रॉकेट पे भेजा गया है? जापान ने अपने ही कंट्री में डेवलप किया HIIA रॉकेट, इसके ऊपर उसको भेजा गया है। जापान इसके साथ अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, लाइक आई टोल्ड यू, जो कि फरवरी में एक्सपेक्टेड है वहाँ पे पहुँचना, मून तक पहुँचना, तो अगर लैंडिंग हो जाती है प्रॉपर्ली तो 5th नेशन बन जाएगा टू बी डूइंग सो। इसी के साथ साथ ये जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है ना मून स्नाइपर, इसी के अंदर लूनर लैंडर कौन सा होता है? एक स्पेसक्राफ्ट है, उसमें से एक चीज मून की सतह पे उतरेगी, उसको कहते हैं लैंडर, राइट। तो स्पेसक्राफ्ट में से एक लैंडर निकलने वाला है, एंड दैट इज स्लिम इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। कौन सी कंट्री है ये? जापान है जो इससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम नासा's MOXIE सक्सेसफुली जनरेट्स ऑक्सीजन ऑन मार्स। तो नासा से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है जो कि सक्सेसफुल हो गया है और मार्स पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी है उसने। ठीक है, तो अब ये MOXIE का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, और ये MOXIE जो एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट कैसे हुआ, यानी कि मार्स के ऊपर क्या था जिसने MOXIE एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ये हम देख लेते हैं। तो MOXIE का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और ये परसीवरेंस मार्स रोवर जो भेजा गया, परसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है या प्यार का नाम है परसीवरेंस रोवर का। सो नासा का जो मार्स मिशन था उसमें जो रोवर भेजा गया था, रोवर क्या होता है? लैंडर तो किसी प्लैनेट की सतह पे या किसी सेलेस्टियल बॉडी की सतह पे लैंड करता है, रोवर मूव करता है। ठीक है, तो जो रोवर था नासा की तरफ से परसीवरेंस नाम का मार्स पे जो गया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, और वहाँ पे उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? MOXIE एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से 122 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को उसने प्रोड्यूस किया है, यानी कि काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। और ये इतनी ऑक्सीजन है कि एक छोटा जो डॉग है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे तक ब्रीथ कर सकता है मार्स पे, राइट। तो MOXIE
और परसीवरेंस रोवर आपको ध्यान रखना है। अब परसीवरेंस रोवर क्योंकि मॉक्सी से जुड़ा हुआ है, फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं। कार साइज का एक रोवर है जिसको क्रेटर J0 जो मार्स पे क्रेटर है वहाँ पे भेजा गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि वहाँ पे एंशिएंट लाइफ मौजूद है या नहीं है, और वहाँ के रॉक्स का या रॉक्स के चूरे वगैरह का यानी जो उसकी क्रस्ट होती है उसका कुछ सैंपल लेकर के आया जा सके। और इसको जुलाई 30, 2020 में लॉन्च किया गया था। ये सक्सेसफुली लैंड कर गया मार्स के J0 क्रेटर में 2021 में, और उसके बाद अब जो लैंडिंग साइट थी जहाँ पे ये लैंड हुआ था उसको ऑक्टेविया ई बटलर लैंडिंग साइट कहा गया, और वहाँ पे मॉक्सी एक्सपेरिमेंट करके और सक्सेसफुली ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी गई है। नासा's कैलिप्सो मिशन, अब एक और मिशन है नासा का। कैलिप्सो मिशन स्टॉप्स ब्लास्टिंग लेजर्स एट अर्थ आफ्टर 17 years। सो नासा का एक कैलिप्सो मिशन है जिसके तहत जो सैटेलाइट है वो लेजर बीम्स या लाइट्स फेंकती थी अर्थ की तरफ, और 17 सालों से फेंक रही थी। अब उसको बंद कर दिया गया है। क्यों लाइट फेंकी जाती थी? देखने के लिए, यानी लेजर नॉट एग्जैक्टली लाइट। सो ब्लास्टिंग लेजर्स डाली जाती थी ताकि कितने क्लाउड या कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं और उनका हमारे जो एटमॉस्फेयर है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी स्टडी के लिए ये पूरा चीज़ हो रही थी 17 साल से, और अब उसको रोक दिया गया है, यानी अब उसका इट हैज स्टॉप्ड इट्स मिशन, दिस पर्टिकुलर कैलिप्सो मिशन। सो नासा ने अनाउंस किया है कि कैलिप्सो सैटेलाइट जो है, जो कि 2006 में लॉन्च की गई थी, क्लाइमेट, वेदर और एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए उसने अपना साइंस मिशन एंड कर दिया है। कैलिप्सो का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्लाउड एरोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। और ये डेडिकेटेड थी कि कैसे क्लाउड्स और एरोसोल्स जो होते हैं, नॉट जस्ट डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स यानी कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि एयर में रुक रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट अर्थ के क्लाइमेट पे क्या होता है, इसकी स्टडी के लिए ये कैलिप्सो मिशन चल रहा था। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, नासा तो इसमें था ही, साथ में CNES कहाँ की स्पेस एजेंसी है, सेंटर नेशनल डेट्यूस स्पेशियास, बेसिकली फ्रेंच स्पेस एजेंसी है, फ्रेंच स्पेस एजेंसी। इन दोनों का ये जॉइंट मिशन था जो कि अब एंड हो गया है। सो ये देखिए इस तरह से एक सैटेलाइट है, ये सिर्फ एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, और वो ऐसे लेजर डालती थी और अब वो रुक गया है। सो लिडार इज व्हाट? लिडार स्टैंड्स फॉर, अभी हमने देखा ना इसके नाम में लिडार है, तो लिडार इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और ये रिमोट सेंसिंग मेथड है जिससे लाइट पल्स के फॉर्म में फेंकी जाती है, जिससे जो भी जो डिस्टेंस है उसका भी पता लगाया जा सके, एंड इफ देयर समथिंग इन बिटवीन उसका भी आइडिया लग जाता है। साइंटिस्ट ये जो डेटा आ रहा था इस सैटेलाइट की स्टडी से, उसकी मदद से एक 3D मॉडल बनाते थे कि ओके हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या क्या है, और फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उनको उनके हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग कर सकते हैं। फिर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने, उसका आंसर अब आपको मिलेगा। नूर 3 जो सैटेलाइट है, इमेजिंग सैटेलाइट, वो लॉन्च की है सक्सेसफुली ईरान ने। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसको। नूर 3 सैटेलाइट, ईरान हैज़ रिसेंटली लॉन्च दिस सैटेलाइट, जो कि इमेजिंग सैटेलाइट है, इमेजेस लेगी और उसकी मदद से हम स्टडी कर सकते हैं। पोटेंशियल स्पाइंग कैपेबिलिटीज जो हैं ईरान की वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये अलग अलग जगह की इमेजेस कैप्चर कर सकती है, तो इसलिए नज़र या निगरानी रखने के लिए ईरान की बहुत मदद करने वाली है। 450 किलोमीटर्स वाली जो ऑर्बिट रेंज है वहाँ पे इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, यानी वहाँ पे उसको इम्प्लांट किया जाएगा। नूर 1, नूर 2 इस सीरीज में पहले लॉन्च कर दिए गए थे, अब नूर 3 लॉन्च हुई है। NASA's first asteroid samples land on Earth after release from spacecraft। तो नासा ने जो सबसे पहले एस्टेरॉयड के सैंपल कलेक्ट किए थे, ओके, एस्टेरॉयड बोले तो क्षुद्र ग्रह, सो पहले जो एस्टेरॉयड के सैंपल्स कलेक्ट किए थे, अब उसने उस स्पेसक्राफ्ट ने अपना एक हिस्सा धरती पे वापस भेज दिया, यानी वो सैंपल्स अर्थ पे लौट आए हैं। तो कौन सा एस्टेरॉयड है, कहाँ पे ये लौटा है, ये सब देख लेते हैं। सो जो डीप स्पेस में ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, ताकि जो एस्टेरॉयड बेनू है, इस स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ कहीं दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है, कार्बन रिच एस्टेरॉयड था बेनू, उसकी स्टडी करने के लिए और वहाँ से सैंपल लाने के लिए ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था नासा के द्वारा। फिर उसने वहाँ से सैंपल लिए और अब वो लैंड हुआ यूटा डेजर्ट के अंदर। यूटा डेजर्ट कहाँ है? USA के अंदर है, ठीक है, इतना समझ में आया। स्पेसक्राफ्ट से एक कैप्सूल आया है और वो लैंड हो चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि नासा पहले या USA पहली कंट्री है जिसने कि एक एस्ट्रॉइड से सैंपल वापस धरती पे लाए हो। नो, जापान इससे पहले काम कर चुका है। ओनली अदर कंट्री टू ब्रिंग बैक सैंपल्स जो कि हमने किसी एस्ट्रॉइड से लिए हों।
ओसिरिस रेक्स की अगर हम बात करें तो ये मदरशिप थी, यानी मेन स्पेसक्राफ्ट था जो 2016 में भेजा गया था। बेनू पे पहुंचने में उसको 2 साल लगे। उसके बाद वहाँ से उसने सैंपल कलेक्ट किए और 2020 में सैंपल कलेक्ट हो गए थे। अब वहाँ से कैप्सूल धरती पे लौट आया है। iPhone 15 सीरीज टू फीचर इसरो सर्टिफाइड GPS टेक्नोलॉजी। सो iPhone 15 जो लॉन्च हुआ उसके अंदर इसरो के द्वारा सर्टिफाइड एक GPS टेक्नोलॉजी को भी जगह मिली है, यानी उसका एक सॉफ्टवेयर शामिल किया गया है जो आपको डायरेक्शन और नेविगेशन में हेल्प करेगा, और वो इंडिजिनसली मेड है, इसरो के द्वारा सर्टिफाइड है, और उसका नाम क्या है? नाविक। क्या नाम है? नाविक। ऑलराइट, नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस, इंडियन कॉन्स्टलेशन। सो एप्पल ने ऐड किया है हमारा होम ग्रोन GPS ऑल्टरनेटिव नाविक उसके i15 के अंदर। और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है बात, क्योंकि अब जो हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड GPS है एक तरह से नाविक जो है, उसको अब और ज़्यादा बढ़ावा भी मिलेगा। प्लस अभी गवर्नमेंट की हम पॉलिसी देखेंगे कि उन्होंने ऐसा इंटेंट जाहिर किया है कि आने वाले कुछ सालों में हर स्मार्टफोन को जो भी 5G पे चलेगा उसको नाविक का सॉफ्टवेयर रखना ही रखना पड़ेगा। सो अब इसमें ये जो नाविक है 2 सर्विसेज ऑफर करता है। पहली है स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस जो कि सिविलियंस आम इंसान यूज़ कर सकता है। दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो कि स्ट्रेटेजिक यूजेस के लिए काम में आएंगे, हमारी जो इंटेलिजेंस है, मिलिट्री एक्सेट्रा है। नाविक के जो सिग्नल हैं वो बहुत प्रिसिजन से काम करते हैं, 20 मीटर के दायरे तक की राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं और 50 नैनोसेकंड तक की पोजीशन आपकी प्रॉपर्ली बता सकते हैं। सो नाविक, लाइक आई टोल्ड यू, इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसरो की तरफ से सर्टिफाइड है। और देख लीजिए, नाविक या नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन होम ग्रोन ऑल्टरनेटिव है GPS का, राइट। और अभी नेविगेशन के लिए कार्ड्स के अंदर, मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि जितने भी डिवाइसेस होंगे आने वाले स्मार्टफोन्स 2025 तक, उनमें नाविक सॉफ्टवेयर होना कंपल्सरी है। अकेले डालिए या किसी और सॉफ्टवेयर के क्लबिंग के साथ डालिए, यानी दूसरे सॉफ्टवेयर भी है नेविगेशन के और नाविक भी है, पर होना चाहिए। सो नाविक मैंडेटरी फॉर स्मार्टफोन्स। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अपनी इंटेंशन कि हम ऐसा चाहते हैं कि जो डिवाइसेस हैं या तो सपोर्ट प्रोवाइड करें नाविक पावर्ड चिप्स का या फिर यूज़ करें इन चिप्स को, बिकॉज ये चिप्स डलेंगी तभी नाविक वर्क करेगा। तो 5G स्मार्टफोन्स को जनवरी 1 2025 तक नाविक सपोर्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और बाकी जो हैं उनको भी दिसंबर 2025 तक। तो कुल मिला के 2025 तक नाविक हर एक स्मार्टफोन में इंडिया में होना चाहिए। इंडिजिनसली ऑल्टरनेटिव है जो बनाया गया है GPS का। NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉन्चेस इंडियाज ओन ब्लॉकचेन बैक्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसका नाम है फैल्कन। तो न्यूज़ पहले समझिएगा कि NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी UPI पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट वगैरह को गवर्न करता है, कोऑर्डिनेट करता है पूरा, उसने लॉन्च किया है इंडिया का खुद का ब्लॉकचेन बैक्ड, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जो डिजिटल पेमेंट्स को और सेफ और सिक्योर बनाती है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है फैल्कन। इसका मेन एम क्या रहने वाला है कि जो भी हमारा ब्लॉकचेन के यूज़ और उसका मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है ना, ताकि हमारे पेमेंट गेटवेज को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उनके यूज़ को और सिंप्लीफाई कर देगा ये पर्टिकुलर फैल्कन, राइट। अब ये किस पे बेस्ड है? ये हाइपर लेजर पे बेस्ड है, हाइपर लेजर फैब्रिक पे, और ये क्यूबरनेट्स क्लस्टर्स को भी से भी रिलेटेड है। तो अब हाइपर लेजर क्या होता है? हालांकि इतना डिटेल में ज़रूरी नहीं है समझना, लेकिन फिर भी अब ठीक एक टर्म आई है तो जान लेते हैं। हाइपर लेजर फैब्रिक बेसिकली एंटरप्राइज लेवल परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप इंडिविजुअल 1 to 1 नहीं, एक ब्रॉडर लेवल पे जब आपका जो ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस हैं उनको जब आप बना रहे हो तो एक एंटरप्राइज लेवल एक विजिलेंस आ जाती है सिस्टम की, और क्रिएशन और मेंटेनेंस जो है ब्लॉकचेन सोल्यूशंस का और इजी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये हाइपर लेजर से रिलेटेड है, ठीक है। 2020 में NPCI ने एक और ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम वज्र था, और अब जो लेकर के आए हैं उसका नाम है फैल्कन। नेक्स्ट न्यूज़, AG365S of Maruth drones becomes first DGCA सर्टिफाइड ड्रोन फॉर डुअल यूसेज। दोहरे यूसेज के लिए यानी डुअल पर्पसेस के लिए बनाया गया पहला ड्रोन जिसको कि DGCA सर्टिफिकेशन मिला है, यानी एग्रीकल्चर में भी काम आ सकता है और अदरवाइज भी काम आ सकता है, सेफ्टी सिक्योरिटी एंगल से, सर्वेलेंस के एंगल से। तो ऐसा ड्रोन जिसको कि DGCA का सर्टिफिकेशन मिला है, और पहला ड्रोन कौन सा बन जाता है डुअल पर्पस वाला? मारुत ड्रोन्स द्वारा बनाया गया AG365S। AG इज बेसिकली फॉर इफ आई एम एग्रीकल्चर, ओके। सो AG365S किसान ड्रोन, ये इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चर
स्मॉल कैटेगरी ड्रोन है जिसको कि DGCA का सर्टिफिकेट मिला है। ड्रोन्स अगर इंडियन टेरिटरी के आसमान में उड़े तो उनको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और पहला ऐसा ये ड्रोन बन जाता है। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको चाहिए रहता है, वही सर्टिफिकेट में मिलता है। इसको किसने डिज़ाइन किया है? AG365S को मारुत ड्रोन्स ने, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। IIT जोधपुर साइंटिस्ट डेवलप कोड डिवाइस फॉर गुड एयर क्वालिटी। सो कोड क्या है पूछा जा सकता है, जो कि हाल ही में IIT जोधपुर के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। कोड वो क्या है? वो एयर क्वालिटी को एनहांस या एयर प्योरीफायर समझ लीजिए वो है। सो कोड का फुल फॉर्म क्या है? कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट। और ये गुड इंडोर एयर क्वालिटी को लाने वाला डिवाइस है। जितने भी माइक्रोब्स हैं, डस्ट है, वो सारी चीज़ें, पोलन्स हैं, हट जाएंगे। ट्रूनेट टेस्ट, कौन सी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए ट्रूनेट टेस्ट काम में आता है? अगर पूछा जाए तो नीपा वायरस को डिटेक्ट करता है, नीपा को डिटेक्ट करता है। केरला जहाँ पे नीपा का देखा गया था आउटब्रेक, उसको सैंक्शन मिल गया है ICMR से, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, कि आप ट्रूनेट टेस्ट यूज़ कर सकते हो नीपा को डायग्नोस करने के लिए। ट्रूनेट पहला ऐसा किट है इंडिया में जो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया है। अगर आपको नीपा वायरस टेस्ट करने हैं तो आप इमरजेंसी के लिए ट्रूनेट को यूज़ कर सकते हो। इसमें ये एक बेसिकली RT-PCR टेस्ट ही है। RT-PCR का फुल फॉर्म देख लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट, जो कि नीपा वायरस को डिटेक्ट कर देता है। देन न्यूज़ में आया आर्टिफिशियल रीफ। कोरल रीफ होती है ना, मूंगे की चट्टानें वगैरह, तो वो तो नेचुरली बनती हैं। अब उसी को अगर आर्टिफिशियली बनाना हो तो उसे आर्टिफिशियल रीफ कहते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों आया, क्या है, समझते हैं। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने सैंक्शन किया कि आप 732 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स 10 कोस्टल स्टेट्स में लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कुछ मटेरियल लगाइए जिसपे जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी रीफ्स बनाना शुरू करेंगे। और इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल रीफ को चलाया जाने के लिए सैंक्शन मिला है। यानी कि आर्टिफिशियल रीफ एक मैनमेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम कोशिश करते हैं हम नेचुरल जो एक तरीके हैं रीफ बनाने के, उनको मिमिक कर सके, यानी उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर सके। और फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया एंड ICAR, दैट इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ICAR का, उन्होंने मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये देखिए, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी पूरी रीफ डेवलप करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं आर्टिफिशियल रीफ के? मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा, फिश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे जो हमारे नेचुरल रीफ्स पे जो प्रेशर है वो कम होगा, बिकॉज और भी रीफ्स बनने लग जाएंगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का इसमें मेंशन आया, तो इस योजना को समझते हैं। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, यानी कि जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उसकी एक बहुत पॉपुलर और जानी मानी और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, जो कि 20,050 करोड़ रुपीस की लागत से 5 साल के लिए चलाई जा रही है अभी। और इसका मेन एम है फिश प्रोडक्शन को और एनहांस करना। ठीक है, फिर हम आते हैं सिट्रैन, सर्कुलर RNA। सर्कुलर RNA जो होते हैं ना, यूजुअली लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन सर्कुलर RNA के बारे में अब हम पढ़ेंगे, सिट्रैन। तो रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक स्पेसिफिक तरह का RNA जिसको सर्कुलर RNA या सर्क RNA या सिट्रैन का नाम दिया गया। और इससे एक बहुत क्रूशियल रोल समझ में आया है कि भाई जो एड्स HIV वायरस जो है वो क्यों इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो एक क्रूशियल रोल इसके पीछे कौन प्ले करते हैं? ये सिट्रैन या सर्कुलर RNA प्ले करते हैं कि एड्स कॉजिंग वायरस HIV-1 वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी में इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता है। ओके, इसके पीछे बहुत स्टडी चल रही थी कि क्यों HIV वायरस इतना फास्ट ग्रो करता है ह्यूमन बॉडी में। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन अब रिसर्चर्स द्वारा बताया जा रहा है, जो आइडेंटिफाई हुआ है सर्कुलर RNA। तो RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो लिविंग बींग्स हैं उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाने का काम करता है और प्रोटीन्स भी बनाता है। ठीक है, और RNA जनरली स्ट्रेट चेन्ड होते हैं, लेकिन सर्कुलर RNA जैसे सर्क RNA कहते हैं वो क्लोज्ड लूप में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। सो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट क्या होता है? जैसे कि आपकी बॉटल्स बनती हैं, है ना, PET बॉटल्स, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। और
रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक न्यू डीप सी एंजाइम जो कि डिग्रेड कर सकता है इन इस पीईटी को। यूजुअली ये डिग्रेडेबल नहीं होती है, बायोडिग्रेडेबल है ना। प्लास्टिक बहुत ही डिफिकल्ट होती है बायोडिग्रेड होने में, होती ही नहीं है रादर, इसीलिए प्लास्टिक बैन करने के ऊपर बात चल रही है, प्लास्टिक बॉटल्स के यूज को डिस्करेज करने के ऊपर बात चल रही है। तो ये जो पीईटी है इसको डिसॉल्व करने वाला जो एक डीप सी एंजाइम मिला है सी के बहुत डीप में, दैट इज PET46। और ये पीईटी के बारे में अगर हम बात करें, इसको कॉमनली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है। और पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जाके पीईटी बनता है। तो यहाँ बेसिकली आपको इस एंजाइम का नाम ध्यान रखना है। ताइवान अनवील्स इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन। ताइवान ने अपना सबसे पहला डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन अनवील किया है और उसका क्या नाम है? हाईकुन। क्या नाम है? हाईकुन। इसको इंग्लिश में नारवाल कहा गया और मैंडरिन यानी चाइनीज के अंदर हाईकुन कहा गया। और ये इसकी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत बढ़ाएगा, स्पेशली अभी जो चाइना से थ्रेट वाली सिचुएशन चल रही है उसके चलते 2025 में ये सर्विस में ला दी जाएगी सबमरीन, ऐसा एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट मेक रिफाइंड मैप ऑफ वर्ल्ड्स 8th कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया। अब देखो इस न्यूज़ को ना बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, कारण ये कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ज़ीलैंडिया की खोज की गई है। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट बोले जाते हैं और एक 8वां हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी। अब उसका एक रफ मैप पहले भी मौजूद था, अब उसका एक रिफाइंड मैप रिसर्चर्स ने हमारे सामने रखा है, लेकिन अभी भी पुख्ता तौर से इसको कॉन्टिनेंट का दर्जा नहीं मिला है। पॉसिबल कॉन्टिनेंट है ज़ीलैंडिया, ठीक है। इसी लाइट में इस न्यूज़ को पढ़िएगा, ऐसा नहीं ओ 8 कॉन्टिनेंट मिल गया, 8 कॉन्टिनेंट मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ऐसा पॉसिबल कॉन्टिनेंट जो कि सीस्मोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, जो करीब 375 ईयर्स से बिल्कुल ओशंस के नीचे, पैसिफिक ओशन के नीचे दबा हुआ है, उसको खोजा गया था कि भाई एक ऐसा कॉन्टिनेंट लाई कर सकता है और उसको नाम दिया गया ज़ीलैंडिया या फिर टेरियोआ मोई, ओके। और उसको 8th कॉन्टिनेंट कंसिडर किया गया, राइट। और ये कौन से ओशन के नीचे है? बीनीथ द पैसिफिक ओशन। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास में जहां हम न्यूजीलैंड देखते हैं ना, तो न्यूजीलैंड इस ज़ीलैंडिया का ही एक छोटा सा आइलैंड है जो ऊपर है, बाकी पूरा ज़ीलैंडिया सबमर्ज्ड है, ऐसा रिसर्चर्स और सीस्मोलॉजिस्ट बताते हैं, ठीक है। 94% ऑफ दिस एंटायर कॉन्टिनेंट और पॉसिबल कॉन्टिनेंट इज सबमर्ज्ड। एंड व्हाट एल्स? बस और तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे इसकी कुछ इन्फो है। ये करीब 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या रफली 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन साइज है और 6 टाइम्स द साइड ऑफ मेडागास्कर। मतलब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि मेडागास्कर जो अफ्रीका के पास में एक आइलैंड है ना, उससे 6 टाइम्स बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट आधा एरिया का ये है। इसका 94% सबमर्ज्ड है। ज़ीलैंडिया माना जाता है कि जो पूरा गोंडवाना लैंड था ना, उसका हिस्सा रहा था ये, और एंटार्क्टिका से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले ये टूटा था और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से करीब 80 मिलियन में, पहले एंटार्क्टिका से टूटा और फिर ऑस्ट्रेलिया से टूट करके सबमर्ज हो गया। उसका थोड़ा सा हिस्सा प्रोजेक्टेड रह गया जिसको हम न्यूजीलैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे जो साइंस टेक से रिलेटेड शॉर्ट है। गूगल एंड HP have partnered to produce budget friendly Chrome laptops in India, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत होगा। Chrome India लैपटॉप्स कौन सी 2 कंपनी से जो साथ मिलकर के लेकर के आएंगी? गूगल और HP लेकर के आएंगे। और इसका जो प्रोडक्शन है वो 2 अक्टूबर से शुरू होना था, जो हो चुका है इन चेन्नई में जो HP की फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक है जी। तो पहला सेक्शन हमारा कवर हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र से। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, विच इज डिफेंस। डिफेंस में हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। अगर कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, कोई नई वॉरशिप लॉन्च हुई है, कोई नया हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कुछ भी कमीशन किया गया है, कोई नए BRO से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आए हैं, कुछ भी डिफेंस सेक्शन से रिलेटेड अगर होगा तो यहाँ हम देखेंगे। और उससे पहले आपके लिए सवाल, त्रिशूल इज एन एनुअल मेगा ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय। त्रिशूल इंडिजिनस है, यानी इंडिया के अंदर ही होती है, डोमेस्टिक है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली त्रिशूल एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट की जाती है। कौन सा विंग है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी मिलिट्री फोर्सेस का जो ये कंडक्ट करता है? इज इट इंडियन आर्म एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या कोस्ट गार्ड? आपको ये बताना है। और मुझे आपको ये बताना है कि परचम ऐप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक नया कोर्स लॉन्च आपको दिखेगा SSC को टारगेट करते हुए। 2024 वाले जो SSC का पूरा एग्जाम कैलेंडर आपका होगा, जिसमें जुलाई से एग्जाम होने शुरू होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, नोटिफिकेशन अप्रैल मई में आता है।
तो ये एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है, पूरी जनरल अवेयरनेस एसएससी की आप यहाँ से 100% श्योरिटी और गारंटी के साथ तैयार कर सकते हो। और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, टाइम टू टाइम इसमें अपलोड होंगे। तो अगर आप ये कोर्स चेकआउट करो तो वहाँ इसका शेड्यूल ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, फ्री में मतलब ओपन दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके के एक एक लेक्चर आपको अनलॉक मिल जाएंगे, वो भी आप देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस डेप्थ में फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। उसी के साथ आपको जो पीडीएफ मिलेंगे वो डाउनलोडेबल है, हालांकि मैं डिस्करेज करूंगी प्रिंटआउट्स। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस इस बार आपके लिए रखे गए हैं जो हम जनवरी ऑनवर्ड्स एक्टिव करेंगे, बिकॉज अभी तो आप पढ़िए, पहले अपने डाउट्स इकट्ठे कीजिए। वैसे होंगे नहीं डाउट्स, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे, हाउ यू कैन बी शेयरिंग योर डाउट्स एंड हाउ विल बी डीलिंग विद द लाइव सेशन। डिटेल पीवाईक्यू डिस्कशन इस बार हमने रखा है, बिकॉज एसएससी में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो हर एक चैप्टर के साथ साथ जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे वो डिस्कशंस चलेंगे, और 10 मॉक पेपर्स भी आपके लिए इसमें शामिल किए जाने हैं। सो इसके अंदर बाकी सारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं, पूरा एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्स भी लॉन्च हो गया। सिर्फ मेरा जो स्टैटिक जीके कोर्स है वो मैं आपको बाय द 3rd वीक ऑफ अक्टूबर लॉन्च करके दूंगी। तो अभी आपको सिर्फ इंडिविजुअल स्टैटिक जीके का अकेला कोर्स नहीं मिलेगा, बाकी कंसोलिडेटेड और बाकी सारे इंडिविजुअल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सो डू चेक इट आउट। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया था, आप वहां लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज, दैट इज युद्ध अभ्यास। किसके बीच में होती है? अगर इंडिया को किसी के साथ युद्ध अभ्यास करना है तो एकदम पावरफुल मिलिट्री ही उठाएंगे ना हम, तो हम यूएस के साथ में युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक है, सो इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास। इसका 19th एडिशन हुआ, 19th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास टू बी कंडक्टेड इन अलास्का। हो चुका है, टू बी कंडक्टेड नहीं है, हो चुका है ये। अब क्योंकि जब न्यूज़ कंपाइल होती है तो होना होता है, सो आप मैटर पढ़ोगे तो डेट से आपको समझ में आ जाएगा, इट इज़ ऑलरेडी डन। 19th एडिशन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 25 सितंबर से 8 अक्टूबर हुआ अलास्का यूएसए के अंदर। ये एनुअल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कौन करता है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, और जो लीड बटालियन इंडियन साइड से गई इसमें वो कौन सी थी? मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। ऑलराइट, अब देखिए थीम जो इस बार की रही वो थी एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। माउंटेन या एक्सट्रीम वेदर में एकदम भीषण सर्दी या भीषण सर्दी होगी अलास्का है क्योंकि, तो उसमें हम कैसे हमारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट ईयर इसमें क्या होता है, एक साल इंडिया में होगी एक्सरसाइज, एक साल यूएसए में होगी। तो लास्ट ईयर ये ओली उत्तराखंड के अंदर हुई थी। ये एक्सरसाइज कब से चल रही है? 2004 से चल रही है। इंडिया यूएस के बीच में ऐसा नहीं सिर्फ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती है, और भी एक्सरसाइज होती है इंपॉर्टेंट, जैसे आर्मी में वज्र प्रहार भी होती है। वज्र प्रहार, सबसे तेज प्रहार अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? यूएस करेगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। नेवी एक्सरसाइज मालाबार जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, वो भी एक तरह से उसमें यूएस और इंडिया शामिल होते हैं। एयरफोर्स की अगर हम बात करें, कोप इंडिया है, रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग भी मल्टीलेटरल है, यानी ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया यूएस पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी देश भी शामिल होते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और हैं। तो अब ये स्टैटिक पोर्शन था जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, करंट के साथ थोड़ा आसपास का पढ़ते चलना चाहिए, रिलेटेबल होता है तो फटाफट याद हो जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट्स कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग किसने कंडक्ट किया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। ये एक ड्रिल थी बेसिकली, एक्सरसाइज बोलिए, ड्रिल बोलिए, जिसको कि ऑफ वेस्ट कोस्ट किया गया। वेस्ट कोस्ट जो है हमारी महाराष्ट्र गोवा वाली जो वेस्ट कोस्ट है, कर्नाटका साइड वाली, तो वहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, देन व्हाट एल्स? क्यों करवाया गया? ताकि जो कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो एक बार चेक किए जा सकें कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं, और जो भी लोग पानी में जाते हैं काम के लिए उनको अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह के डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग, वेरिफिकेशन, ये सब इसमें कंडक्ट करवाया गया। ऑपरेशन सजग। इंडियन नेवल शिप्स रीच सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन सिम्बेक्स 2023। सिम्बेक्स 2023 एक्सरसाइज सिंगापुर इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, दिस इज सिम्बेक्स। ठीक है, सो इसके अंदर इंडिया साइड से 2 शिप्स गई, रणविजय एंड कावराती, और एक सबमरीन गई INS सिंधु केसरी। ठीक है, इंडिया साइड से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये 30th एडिशन रहा सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज का। अगर हम बात करें कि इंडिया की किसी देश के साथ अगर कंटिन्यूसली सबसे लंबी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है तो वो सिम्बेक्स ही है जो चली आ रही है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी ने किसी और कंट्री के साथ में की हो।
1994 से ये एनुअली होती आ रही है। त्रिशूल पूछा था आपसे। सो त्रिशूल ट्रेनिंग एक्सरसाइज किसने कंडक्ट की? त्रिशूल की है इंडियन एयरफोर्स ने। तो हवा में ऐसे त्रिशूल फेंको, ऐसा इमेजिन कर लो, फटाफट से याद हो जानी। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल बिगिंस भी हुई और हो भी गई क्योंकि सितंबर 4 to 14 थी। और ये एनुअल मेगा ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। वेस्टर्न एयर कमांड इसको कंडक्ट करवाता है। वेस्टर्न एयर कमांड जो लद्दाख, लेह, राजस्थानी वाले साइड में पूरा ऑपरेट करेगा। सो लेह इन कश्मीर से नाल इन राजस्थान तक ये पूरी एक्सरसाइज इस पूरे जोग्राफिकल एरिया को कवर करती है। इसमें बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट में पार्टिसिपेट किया, रफाल, मिराज 2000, सुकोई 30 MKI। उसके अलावा कुछ हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी थे जो कि ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं, हैवी चीज़ें लिफ्ट करके जा सकते हैं, जैसे कि चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो गए। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये वेस्टर्न एयर कमांड से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो एयरफोर्स कमांड्स है ना, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिख रहे हैं, राइट। उनमें सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर कमांड कौन सा है? वेस्टर्न एयर कमांड है, और जिसके अंदर में 16 एयरफोर्स बेसेस आते हैं। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, वेस्टर्न एयर कमांड नाम है लेकिन नॉर्थ और हल्का सा वेस्टर्न पार्ट को पूरा ये कवर करता है। अब अगर आप इस पे मैप देखना चाहें, सो लोकेशन ऑफ कमांड हेडक्वार्टर्स, अगर हम वेस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। फिर आता है आपका सेंट्रल एयर कमांड, प्रयागराज हेडक्वार्टर है। फिर आता है ये साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ओके, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर में है। देन यहाँ पे आपको सदर्न एयर कमांड दिखेगा, हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में। फिर ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड है। तो ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है, मेंटेनेंस नागपुर में है, और ये आपको एक ईस्टर्न एयर कमांड दिख रहा है जो कि हेडक्वार्टर है शिलोंग में। तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 7 एयर कमांड हेडक्वार्टर्स, ओके, जिनमें कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा, रादर नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कौन सा है? इंपॉर्टेंट भी खैर है ही, दैट इज वेस्टर्न एयर कमांड जो पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड को कवर कर लेता है। आर्मी डे परेड 2024। सो आर्मी डे परेड 2024 कहाँ होगी ये अनाउंसमेंट हो चुका है। ये होगी जनवरी 15, 2024 में लखनऊ के अंदर। जनवरी 15 क्यों? आर्मी डे तभी आता है ना, आर्मी डे। सो आर्मी डे पे यूजुअली क्या होता था कि दिल्ली में ही परेड होती थी, लेकिन पिछले साल से, मतलब इसी साल से रादर, ये ट्रेंड चेंज कर दिया गया। इस साल कहाँ हुई थी ये परेड? इस साल बेंगलुरु के अंदर हुई थी, और अब ऐसा किया जा रहा है कि भाई जो भी कमांड हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वहाँ पे ये किया जाए। तो अब 2024 के अंदर लखनऊ के अंदर ये आर्मी डे परेड देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑपरेशनल कमांड्स एक एक करके अपनी टर्न पे ये परेड्स करेंगे। सिमिलरली एयरफोर्स डे परेड, एयरफोर्स डे परेड कहाँ होगी या हुई? रादर October 8 इज़ द एयरफोर्स डे, तो ये प्रयागराज के अंदर हुई। इसी तरह से नेवी डे जो कि December 4 को आएगा, वहाँ पे उस टाइम परेड कहाँ होगी? सिंधु दुर्ग फोर्ट, मतलब बेसिकली पूरा जो इवेंट होता है नेवी डे का, नॉट परेड बेसिकली, तो वो कहाँ होगा? सिंधुदुर्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट। तो हर एक डे, जब नेवी डे हो, एयरफोर्स डे हो, आर्मी डे हो, उस दिन इवेंट या परेड कहाँ होनी है, उनके वेन्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ADMM प्लस काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज 2023। ADMM प्लस काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म को काउंटर करने वाली एक्सरसाइज 2023 कहाँ हुई, क्या हुआ, देखते हैं फटाफट। सो ADMM प्लस EWG, व्हाट इज दिस EWG? सो दिस इज बेसिकली आपकी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। तो ADMM प्लस EWG ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई। इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो है 32% का एक इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था राजपुताना राइफल्स को, वो आसियान डिफेंस मेंबर्स मीटिंग प्लस दिस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 में पार्टिसिपेट करने जाता है, जो कि रशिया के अंदर हुई 25 से 30 सितंबर के बीच में। समझ में आ गई बात? सो बेसिकली 32 लोगों का एक पूरा कंटिजेंट गया राजपुताना राइफल्स को रिप्रेजेंट करता हुआ रशिया, और वहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट की है। एक मल्टीनेशनल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, जिसको होस्ट किया रशिया ने, और म्यांमार भी EWG का को चेयर था। तो पहले एक एक्सरसाइज म्यांमार के अंदर हुई है, उसके बाद ये एक्सरसाइज रशिया के अंदर हुई है। तो लाइक इट इज रिटन प्रीसीडेड बाय ADMM प्लस EWG ऑन काउंटर टेररिज्म। ये सेम एक्सरसाइज नेपिडो म्यांमार के अंदर अगस्त के अंदर हुई है, और फिर ये रशिया के अंदर हुई है सितंबर के अंदर। ठीक है जी, चलिए
नेटो टू कंडक्ट लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस कोल्ड वॉर। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन, सो ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा कोल्ड वॉर के टाइम से। अब सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज इसकी होगी और उसका नाम क्या है? स्टेडफास्ट डिफेंडर। स्टेडफास्ट डिफेंडर। और ये स्प्रिंग 2024 की स्प्रिंग में होगा और इसमें करीब 500 एयर कॉम्बैट मिशंस होंगे, 50 नेवल वेसल्स होंगे, 41,000 ग्राउंड ट्रूप्स होंगे। जितने भी नेटो मेंबर नेशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है जी। भारत के इंद्रजाल से नहीं बच पाएंगे पाकिस्तान चीन की ड्रोन। ये देखो, इस तरह से न्यूज़ परोसी जाती है तड़का मार करके। ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर अटैक करने इन ड्रोन को भेज रहे हैं, नहीं। अगर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो ये ड्रोन उनके द्वारा भेजे गए ड्रोन्स वगैरह का खात्मा कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये न्यूज़ का तड़का है जो मैंने आपको दिखाया है। इंडिया अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम, अगर हमारे ऊपर ड्रोन के थ्रू अटैक किया जाता है तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है इंद्रजाल, जो कि ग्रेन रोबोटिक्स ने बनाया है, ये उन ड्रोन्स का खात्मा कर सकता है। सो हमारी क्रिटिकल फैसिलिटीज जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हो गए, ऑयल रिग्स हो गई, या हमारे लार्ज एरियाज हो गए कुछ जिनके ऊपर बिल्कुल थ्रेट नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे अगर ड्रोन थ्रेट आता है तो वो इसको ख़त्म कर सकते हैं। 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर यूनिट की इनकी रेंज है। उसी के साथ साथ 360 डिग्री का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कोई भी अगर ड्रोन आएगा उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, ट्रैक करना, न्यूट्रलाइज करना, ये सब ये कर सकते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। 30 सेकेंड से फ्यू मिनट्स में ये डिटेक्ट करके और अपने काम को अंजाम दे देंगे। हम भी तड़का मारे थोड़े डायलॉग में। चलिए, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट C-295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्पेन। सो भारत को इसका पहला C-295 एयरक्राफ्ट मिला है जो कि स्पेन में बना है। इंडियन एयरफोर्स ने पहला C-295 एयरक्राफ्ट प्लेन या ट्रांसपोर्ट प्लेन रिसीव किया स्पेन से, और ये बना कहाँ है? स्पेन के ही एयरबस ने इसको बनाया है। अब ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि 5 टन कैपेसिटी तक का सामान ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और ये किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन एयरफोर्स में ये आवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा जो कि 1960 से चलते आ रहे हैं। 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई अवे कंडीशन में हमको मिलेंगे स्पेन से, और 40 जो हैं वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी शेयर वहाँ से होगा। सो एयरबस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ, पर यहाँ पे 40 एयरक्राफ्ट बनेंगे और 16 वहाँ से आएंगे, तो टोटल 56 का एक MOU अग्रीमेंट एंटर हुआ था 2021 में। सितंबर 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22,000 करोड़ की डील साइन की थी एयरबस एंड स्पेस ऐसे स्पेन के साथ में, जिसके तहत हमको 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने थे, जिसमें से 16 बिल्कुल रेडी आएंगे और 40 यहाँ पे बनाए जाएंगे। और ये जो फर्स्ट इंडियन यूनिट है जिसमें बनने हैं, ये 2026 तक ऑपरेशनल, फर्स्ट इंडियन यूनिट जो है जो बनेगा वो 2026 तक रेडी हो जाएगा। अब देखिए, उसके लिए यानी जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके लिए कंपोनेंट्स बनने ऑलरेडी चालू हो गए, फिर वो असेंबल भी होंगे, राइट। तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैदराबाद में जो फैसिलिटी है वहाँ पे। उसके बाद उनको वडोदरा शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे प्रॉपर फाइनल असेंबली होगी, और जो वडोदरा वाली जो फैसिलिटी है वो नवंबर 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। 2026 तक हमारा पहला इंडिजिनस, मतलब इंडिया में बना हुआ, नॉट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बाहर की, पर इंडिया में बना हुआ एयरक्राफ्ट रेडी हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर्स प्रपोजल टू बाय प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि हाँ जी ठीक है भाई, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हमें प्रोक्योर करनी है। इंडियन आर्मी अक्वायर करेगा प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सरफेस टू सरफेस हिट करती है, यानी यहाँ से दागो हवा में जाएगी और वहाँ ज़मीन पे अटैक कर देगी। 150 to 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और ये पेलोड कितना ले सकती है? सो इसकी कैपेसिटी है 350 से 700 kg तक का पूरा एक्सप्लोजिव साथ में लेकर के जा सकती है। इसको DRDO ने डेवलप किया है और हवा में ही अपना रास्ता चेंज कर सकती है। ठीक है, सो ये है आपके लिए प्रलय। विभव एंटी टैंक म्यूनिशन। विभव क्या है पूछा जा सकता है, विभव क्या है? तो विभव एंटी टैंक, आप बोलिए इसको माइन है या एंटी टैंक म्यूनिशन है, इस तरह का कि अगर इसके ऊपर से टैंक गुजरे तो बम बुड़ूम फूट जाएगा। सो 600 इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग, यानी कि अगर काम में नहीं आते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ये खुद से ही न्यूट्रलाइज हो गए, अब ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइन्स हैं जिनका नाम है विभव,
जिनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। इनके ऊपर से अगर मोबिलिटी होती है तो ये किल कर देंगे सामने वाले को, वो कोई भी आर्मर्ड व्हीकल भी हो, बड़े बड़े टैंक्स वैंक्स जो होते हैं उनको भी किल किया जा सकता है। और ये DRDO ने एक जॉइंट वेंचर के तहत बनाए, कल्याणी ग्रुप जो है वो इसको प्रोडक्शन में डालेगा। लाइक आई वाज टेलिंग यू ना, सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग तो 120 दिनों के बाद में अगर ये काम नहीं आते हैं, फूटते नहीं है तो सेल्फ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अदरवाइज अगर आपने एक्टिव करके रखा है और अदरवाइज आप इनको 10 साल भी रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी शेल्फ लाइफ है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल, अगली मिसाइल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज स्टॉर्म शैडो मिसाइल। हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश द्वारा मेड है स्टॉर्म शैडो मिसाइल और इनको यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है। क्रीमिया पेनिसुला वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे क्रीमिया में इन मिसाइल को दागा गया और इसलिए न्यूज़ में आती है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। तो ये किस तरह की मिसाइल है? लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज, बहुत लंबी दूरी तक जाएंगी। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, यानी रेडार में जल्दी से पकड़ में नहीं आती है और इसको यूके और फ्रांस ने बनाया था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन के पास है और यूक्रेन ने दाग दी, नहीं, ये बाकी सारे देशों के पास भी हैं, जैसे कि एयरफोर्स, इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इनके पास में भी ये मिसाइल्स हैं। इंडोनेशिया किक्स ऑफ आसिया जॉइंट मिलिट्री ड्रिल। तो आसिया का इस बार चेयर कौन था? इंडोनेशिया था, यानी कौन उसको लीड कर रहा था। तो जो आसिया की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है उसको भी किक स्टार्ट किसने किया? इंडोनेशिया ने किया। ये पहली जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है आसिया नेशंस के द्वारा, जो कि बेतम आइलैंड में सितंबर 19 को किक स्टार्ट हुई। लेकिन अदरवाइज ये जो 5 दिन की एक्सरसाइज है, आसिया सॉलिडारिटी एक्सरसाइज 01 नातुना एक्सरसाइज, ये इंडोनेशिया के नातुना आइलैंड में कंडक्ट की गई। अब ये नातुना आइलैंड कहाँ है? जब जो चाइना में, चाइना का जो साउथ चाइना सी में दबदबा है ना, उसको एक तरह से थोड़ा सा अपना डर दिखाने के लिए कि देखिए हम भी हैं यहाँ पे, चाइना तुम ज़्यादा मत उड़ो। तो ये पूरा साउथ चाइना सी वाला हिस्सा है। ये देखो, ये इंडोनेशिया आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन वाले में, ये नातुना आइलैंड्स है और यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर ये आसिया ने अपनी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ठीक है, इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब ये इंडोनेशिया के ही वाटर्स में आप एक तरह से इसको काउंट कीजिए और यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। समुद्र प्रहरी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो समुद्र प्रहरी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि समुद्र प्रहरी क्या है। इज इट अ मिसाइल, इज इट सबमरीन, इज इट अ शिप? सो इट इज़ अ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है इसको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। ऑयल स्पिल्स जो हो जाते हैं ना, बड़े बड़े ऑयल बैरल्स और बिखर जाते हैं पानी के अंदर और वो सारे वहाँ के वाटर बॉडी को और वहाँ के लाइफ को ख़राब कर देते हैं, तो ये पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और अपने तरह का पहला ये एक ऐसा पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है पूरे साउथ ईस्ट एशिया का। ऑयल स्पिल्स को मिटिगेट करने के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में खासतौर से समुद्र प्रहरी को काम में लिया जाता है। इंडिया यूएस आर्मी होस्टेड इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस। सो इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी ने को होस्ट किया इंडो पैसिफिक आर्मीज जो भी हैं उनके चीफ्स की कॉन्फ्रेंस। समझ में आई बात? और ये 13th एडिशन था, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 25 से लेकर 27 सितंबर तक। थीम क्या थी? टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में अगेन वहाँ के जो भी हेड्स हैं आर्मी के चीफ्स, उनकी कॉन्फ्रेंस रही। रक्षा मंत्री इनॉग्रेट्स 90 BRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वैल्यूड एट मोर देन 2900 करोड़। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 90 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, राइट और उनकी वैल्यूएशन टोटल 2900 करोड़ रुपीस रही। और ये ऐसा नहीं कि एक स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी में नहीं, 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया और इसके अंदर नेचफू टनल भी शामिल है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि कनेक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। उसके साथ साथ 2 एयरफील्ड्स वेस्ट बंगाल में, 2 हेलीपैड्स, 22 रोड, 63 ब्रिजेस, मतलब काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। नेचफू टनल जो हम बता रहे थे वो डेडिकेट हो गया, यानी कि इसको लॉन्च कर दिया गया है, अब इसको यूज़ किया जा सकता है और ये तवांग तक कनेक्टिविटी देगा। नेचफू टनल कनेक्टिंग तवांग विद आसाम्स बालीपाड़ा, ओके और इसका फाउंडेशन स्टोन 2020 में रखा गया था, अब इसको लॉन्च कर दिया गया। 500 मीटर का ये पूरा एक टनल है जो कि 5700 फीट ऑल्टीट्यूड पे बना है नेचफू टनल और ये बालीपाड़ा, चारद्वार, तवांग रोड जो है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वहाँ पर ये है। डी शेप का एक यूनिक डबल लेन का ये पूरा टनल है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी तवांग रीजन तक ये पहुँचाएगा। वेयर इज तवांग? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो असम
टू अरुणाचल की कनेक्टिविटी, ऐसे आप इसको समझिए, तवांग रीजन तक की कनेक्टिविटी देगा। उसके अलावा भी 90 प्रोजेक्ट्स हैं, 36 अरुणाचल में, लद्दाख में, फिर 11 जम्मू कश्मीर में, 5 मिजोरम में, ऐसे हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, राजस्थान, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये पूरे एरिया में BRO के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। अब ये देखिए, ये जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है इसमें सारे मेंशन है। लद्दाख में 26 प्रोजेक्ट्स, JNK में 11, तो टोटल 90 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग जगह लॉन्च किए गए हैं। इनमें देवाक ब्रिज भी शामिल है। देवाक ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में आता है और ये बिश्ना कोलपुर फूलपुर रोड के ऊपर आता है। इसको इनॉग्रेट किया गया है और इंडो पाक एरिया तक, इंडो पाक वाला जो पूरा रीजन है ना, बॉर्डर एरिया, उसके पास में पड़ता है। बागडोगरा एंड बारकपुर एयरफील्ड्स को भी लॉन्च किया गया जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। देन न्यूमा एयरफील्ड, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा अगर पूछा जाएगा, मान लीजिए कि न्यूमा एयरफील्ड हाल ही में लॉन्च की गई, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर की गई, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख के अंदर की गई है। तो न्यूमा एयरफील्ड का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बेसिकली, इसको तो अभी लॉन्च नहीं किया गया, इसका फाउंडेशन स्टोन है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में रखा गया। शिंकुला टनल पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब ये बन जाएगा तो एक रिकॉर्ड कायम करेगा, सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बनने वाला टनल ये होगा। तो रक्षा मंत्री जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक होप जाहिर की है कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी एक और रिकॉर्ड तय करेगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल जो कि 15,855 फीट ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ होगा, वो होगा शिंकुला टनल। अभी नहीं है, ठीक है। और ये कनेक्ट करेगा लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश को जास्कर वैली इन लद्दाख के साथ में। ओके, अभी जल्दी से मुझे बता दो हाईएस्ट टनल अभी मौजूद कौन सा है, जल्दी से नाम लिख के बताओ, मैं देखूं आप यहाँ तक बने हुए हो वीडियो में या नहीं बने हुए हो, या मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ। चलिए, भारत ड्रोन शक्ति, अगली जो आपको एक इवेंट या एक एक्सरसाइज देखने को मिल रही है उसका नाम है भारत ड्रोन शक्ति। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे ड्रोन्स का डिस्प्ले हुआ होगा, राइट। सो इंडियन एयरफोर्स ने होस्ट किया भारत ड्रोन शक्ति 2023 और ये इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने को होस्ट किया, जिसमें ये कहाँ हुआ, ये हिंडौन जो एयरफोर्स का बेस है हिंडौन उत्तर प्रदेश में, वहाँ सितंबर 25-26 में। इसमें 75 से भी ज़्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स और कंपनीज जो थी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने अलग अलग ड्रोन्स वगैरह का पूरा डिस्प्ले शक्ति दिखाई है। सो हमारा जो इंडिया का एक कमिटमेंट है कि हमें 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनना है, उसकी तरफ भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग कदम दिखाता है, बिकॉज सो मेनी कंपनीज आर एसोसिएटेड विद इट। और उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के ड्रोन्स बनाए थे जिनका शोकेस हुआ। फिर हम आते हैं नमन प्रोजेक्ट पे। नमन प्रोजेक्ट आर्म्ड फोर्सेस सपोर्ट, आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स को और जो फैमिली रह जाती है शहीदों की, उन लोगों के लिए नमन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट, वो देखते हैं। नमन प्रोजेक्ट establishing facilitation and grievance redressal centers for veterans and kin of personnel who have lost their lives. So जो रिश्तेदार हैं शहीदों के या फिर जो ऐसे हमारे आर्म फोर्सेस के वेटरन्स हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं और अब वो रिटायर हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए उनके सारी सुविधाएं एक जगह मिल सके, उनकी अगर कोई शिकायतें एक जगह से दर्ज हो सके, उसके लिए नमन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज का टेक केयर किया जाएगा। और इसमें पेंशनर्स के अकाउंट से लेकर के स्पर्श पोर्टल जो है वेटरन्स का उन सब का भी इन सब से लिंक, मतलब इस नमन प्रोजेक्ट के तहत स्पर्श पोर्टल को भी ढंग से चलाया जाएगा और जो कस्टमर सर्विसेज हैं पेंशन से रिलेटेड, रजिस्टर नहीं हुई, मिल नहीं रही, उन सबके ग्रीवेंसेस को भी टैकल किया जाएगा। स्पर्श पोर्टल क्योंकि आया है तो इधर देख लीजिए, जो पेंशन सैंक्शन होती है या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के लिए, उनसे डील करता हुआ ये स्पर्श पोर्टल होता है, ठीक है। सो नमन। अब हम लास्टली डिफेंस सेक्टर की शॉर्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ लेते हैं। सो इंडियन नेवल शिप जो हमारी सुमेधा है वो पहुंची पोर्ट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 वहाँ पे होनी थी। ओके, देन फेज 2 21st एडिशन ऑफ वरुण एक्सरसाइज, यानी वरुण 2023 एडिशन जो है उसका 21st एडिशन वो कौन से दो देशों के बीच में हुआ? इंडिया और फ्रांस के बीच में, उनकी नेवीज के बीच में हुआ अरेबियन सी के अंदर। तो एक्सरसाइज वरुण कौन से दो देशों के बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग में, जो कि इस्तांबुल टर्की में रखी गई 5 to 8 सितंबर के बीच में। तो ये हो गई हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थी वो, और उससे पहले हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज़ भी देख ली, राइट।
अब अगला जो वीडियो आएगा, जो फाइनल सेक्शन होगा सितंबर मंथली करंट अफेयर का, दैट विल डील विद स्टेट न्यूज़, और उसी के साथ साथ हम बैंकिंग और फाइनेंस को कंपाइल करेंगे। यूजुअली हम बैंकिंग और फाइनेंस नेशनल न्यूज़ के साथ लाते हैं, पर इस बार नेशनल न्यूज़ का सेक्शन काफ़ी बड़ा था तो हमने उसको वहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ठीक है, जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा सा थॉट है जो मैं देते जा रही हूँ। द मोर यू लेट गो, द मोर यू लेट गो, द हायर यू राइज। जितना पुरानी बीती बातों को छोड़ते जाएंगे, उस बैगेज को ढोएंगे नहीं, उस बैगेज को छोड़ देंगे, उतना यू विल बी फ्लाइंग हायर, लाइटर, उतना ऊपर उठ सकेंगे सारी सिचुएशन से, अपनी लाइफ की परिस्थिति से, अपने इमोशनल बॉन्डेजेस से। होता क्या है, हमें सिखाया जाता है ना सोसाइटी के द्वारा कि नहीं भूलना मत उसने तुम्हारे साथ क्या किया, वरना वो दोबारा ऐसा करेगा और तुम बुद्धू बन जाओगे। ऐसा नहीं होता। आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को अपने साथ रगड़ते हुए, उस पूरी गठरी को लेते हुए चलते रहने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ समबडी डिड रॉन्ग टू यू, इफ़ यू आर हर्ट बाय समथिंग, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ठीक है ये चीज़ हो गई, ये एक पर्टिकुलर लेसन देने के लिए आई थी, वो लेसन ले लीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उस इंसिडेंट्स को, उस इंसान ने जो आपके साथ रॉन्ग किया, उस सिचुएशन ने आपके साथ जो रॉन्ग किया, उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस टू यू, राइट। तो अगर आगे बढ़ना है और अच्छी स्पीड से, लाइट फीलिंग के साथ, हैप्पी फीलिंग के साथ आगे बढ़ना है, तो पुरानी बीती बातों को छोड़ने में ही आपकी भलाई है, सबकी भलाई है। एक छोटा सा थॉट है आज के लिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।